हेलो बच्चों, क्लास ट्वेल्थ चैप्टर वन रिलेशन एंड फंक्शन की एक और सीरीज़ के साथ मैं आ गया हूँ। पिछली क्लासेस में हमने जो है क्लास 11 के सेट्स को देखा था और उसके एक्सरसाइज की तरफ मूव ऑन किया था, जहाँ पे एक्सरसाइज 1.1 का हमने फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया था। फर्स्ट से फिफ्थ क्वेश्चन हमने किए थे और उसके बाद मैंने ट्वेल्थ की सीरीज़ भी स्टार्ट की। ट्वेल्थ की सीरीज़ में मैंने फर्स्ट पार्ट में, अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो बिल्कुल जाके देखिए। हम एनसीईआरटी के सारे जो सिलेबस है पीसीएम के, वो कवर अप करवा रहे हैं। उसके अलावा एनसीईआरटी क्लासेस के सारे सिलेबस की सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं, तो आप एक बार चेकआउट कीजिए और अगर पसंद आता है तो बिल्कुल हमारे चैनल का हिस्सा बनिए। साथ में पढ़ेंगे हम और साथ में बढ़ेंगे। तो पिछली क्लास में मैंने जो है ट्वेल्थ जो है क्लास ट्वेल्थ की उसका इंट्रोडक्शन करवाया था, जिसमें रिलेशंस को हमने देखा था। रिलेशंस की कुछ कुछ चीज़ें देखी थी, कुछ चीज़ें रिकॉल की थी, क्योंकि क्लास 11 में हमने पढ़ रखी है वो चीज़ें। तो हमने वो रिलेशन जो है रिकॉल किया था और सेट ए के बारे में जाना था कि ए क्रॉस ए क्या होता है ना। कार्टेशियन प्रोडक्ट्स क्या होती हैं उसको देखा था। अगर आप अभी इस पार्ट को देख रहे हैं और आप इससे पहले वाली पार्ट को नहीं देखा है तो बिल्कुल मैं सजेस्ट करूंगा कि एक बार आपने उस चैप्टर को जाके देखना है, उस पार्ट को देखना है। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा उस पार्ट का। और मैं ट्राई कर रहा हूँ कि जल्द से जल्द बाकी क्लासेस की भी सीरीज़ में स्टार्ट कर दूँ, ताकि आप लोगों को कोई परेशानी ना हो। और वहीं आज मैं इस पे पार्ट टू को लेकर आया हूँ क्लास ट्वेल्थ की। आज पार्ट टू में मैं टाइप्स ऑफ रिलेशन समझाऊंगा, कैसे एग्जिस्ट करती हैं टाइप्स ऑफ रिलेशंस, कैसे आइडेंटिफाई करना है, कैसे समझना है, उन चीज़ों को देखेंगे। उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज की तरफ मूव ऑन कर जाएंगे। इसमें 1.1 के एक्सरसाइजेस को हम लोग करेंगे। तो टाइप्स ऑफ रिलेशन आज हम लोग देखने वाले हैं। रिलेशंस की कितनी टाइप्स होती हैं, इसके पहले आपने क्लास 11 में ये चीज़ें नहीं पढ़ी होंगी, ये नया है। यहाँ पे हम टाइप्स ऑफ रिलेशन देखेंगे, फिर टाइप्स ऑफ फंक्शन भी देखेंगे। तो टाइप्स ऑफ रिलेशंस यहाँ पे मैंने लिख रखी कि देयर आर 6 टाइप्स ऑफ रिलेशंस, यानी कि इस चैप्टर में 6 टाइप्स के जो रिलेशंस हैं वो एग्जिस्ट करेंगे और उन्हीं पे बेस्ड जो है क्वेश्चंस रहेंगे हमारे। और कहीं कहीं पे वो सिक्स्थ के जो है उसको 3 को 1 में कर देता है, वो मैं बताऊंगा आगे क्या होता है वो। बहरहाल मैं आपको बता दूं कि जो 6 जो रिलेशंस है वो कौन कौन से हैं, वो मैं यहाँ पे एक बार नेम डाउन कर लेता हूँ, है ना। उसके बाद मैं आपको वन बाय वन विद एग्जांपल उन चीज़ों को समझाता चलूँगा। तो यहाँ पर मैंने जो है 6 प्रकार के 6 टाइप्स के रिलेशंस जो है नेम डाउन कर लिए हैं, पेन डाउन कर लिए हैं। हिंदी में भी उसका नाम लिख दिया ताकि हिंदी मीडियम वालों को भी समझ में आता रहे, और मैं एग्जांपल देते टाइम भी समझाता रहूँगा कि क्या होती हैं। तो यहाँ पे वो जो 6 नाम हैं वो है एम्प्टी रिलेशन, जिसको रिक्त संबंध बोलते हैं। यूनिवर्सल रिलेशन, जिसको सार्वत्रिक संबंध बोलते हैं। आइडेंटिटी रिलेशन, जिसको तस्मक संबंध बोलते हैं। रिफ्लेक्टिव या रिफ्लेक्सिव रिलेशन, जिसको स्वतुल्य संबंध बोलते हैं। ट्रांजिटिव रिलेशन, जिसको संकात्मक संबंध बोलते हैं। और वहीं पे सिमेट्री रिलेशन, जिसको सम्मित संबंध बोलते हैं। तो यहाँ पे ये 6 जो रिलेशन हैं, ये 6 रिलेशंस मैंने लिख रखे हैं, 6 संबंध मैंने लिख रखे हैं। क्या होता है अब इसको वन बाय वन समझते हैं आराम से, है ना। अभी मैं आपको बताया था कि ट्वेल्थ में जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो सेट ए के लिए जाते हैं या ए क्रॉस ए के लिए जाते हैं। तो मैं एक सेट अज्यूम कर लेता हूँ ए। इसके अंदर एलिमेंट्स हैं 1 2 3, ठीक है ना। ये एलिमेंट्स हैं। अब मैं इसका ए क्रॉस ए लिख लेता हूँ। 1 1 होगा अगर सेम कॉपी कर रहे हैं तो। 1 2 1 3, फिर 2 1 होगा, सॉरी 2 2 2 3, फिर 3 1 होगा, 3 2 3 3। ठीक। अभी के लिए फिलहाल एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कहीं पे ज़रूरत पड़ेगी दूसरे एग्जांपल्स की तो वो एग्जांपल्स भी मैं आपको लेते हुए समझाता चलूँगा। अभी पहला अगर देखिए, पहला अगर जो मैं आपको समझा रहा हूँ, पहला रिलेशन में समझाना स्टार्ट कर रहा हूँ कि एम्प्टी रिलेशन क्या होता है। एम्प्टी रिलेशन या फिर रिक्त संबंध। एम्प्टी से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि एम्प्टी रिलेशन किसको बोलते हैं, ठीक है। रिक्त संबंध, जब मैं एक टर्म लगाता हूँ या एक रोस्टर फॉर्म करता हूँ, एक सेट बिल्डर फॉर्म में कोई चीज़ देता हूँ और मैं बोलता हूँ कि उसमें मेरे को एलिमेंट है, तो जब भी जब संबंध के ऐसे सेट बनेंगे, ऐसा एक समुच्चय बनेगा जिसमें कुछ भी नहीं मेरे को मिलेगा रिटर्न में, मेरे को कुछ भी नहीं मिलेगा, खाली जाएगा वो, बिल्कुल भी मेरे को कोई आउटपुट नहीं मिलेगी। ऐसे टाइप के रिलेशंस को मैं एम्प्टी रिलेशन बोलूँगा, जिसमें मेरे को कोई आउटपुट नहीं होगा, कोई एलिमेंट उसमें इन्वॉल्व नहीं होगा। इस टाइप के रिलेशन को मैं एम्प्टी रिलेशन बोलूँगा। अभी एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। पहले मैं उसको लिख लेता हूँ कि टर्म्स कैसे लिखा गया है, आपके बुक में जो टर्म्स है वो कैसे लिखे गए हैं।
अभी थोड़ा सा समझने का कोशिश कीजिए, इसको मैं अपने हिसाब से लिखा हुआ हूँ, है ना। एम्प्टी रिलेशन में क्या हो रहा है कि जो सेट है वो तो बिल्कुल इसमें से आएगा, लेकिन कोई भी वैल्यू जो है मेरे को रिटर्न में नहीं मिलेगी। ठीक है, कैसे? एक रिलेशन मान लेते हैं, ये एक मेरे पास टर्म दिया है, ठीक है, कि मेरे को एक ऐसा रिलेशन बनाना है जिसमें सारी चीज़ें जो सेट ए से ही आए और a प्लस बी की वैल्यू 10 हो। मतलब जब मैं सम करूं इन दोनों चीज़ों का तो वैल्यू कितनी आनी चाहिए? 10 आनी चाहिए। ठीक है, तो क्या यहाँ पे देखिए 1 + 1 10 होगा? नहीं। 1 + 2 सो ऑन 3 + 3 तक भी 10 नहीं हो रहा है। तो इस केस में क्या आएगा? जो भी रिलेशन आएगा, जो भी रिलेशन मेरे को आउटपुट में मिलेगा वो एक एम्प्टी सेट ही तो मिलेगा, वो एक एम्प्टी रिलेशन ही तो मिलेगा, क्योंकि इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं होगा। ऐसा कोई एलिमेंट मेरे पास है ही नहीं जिसके सम जो है वो 10 के इक्वल होंगे, नहीं होगा। और एम्प्टी को ही हम लोग 5 से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब ये केस आता है तब ऐसे रिलेशंस को हम एम्प्टी रिलेशंस बोलते हैं, जब मेरे को कुछ भी आउटपुट जो है नहीं मिलता। इस टाइप के रिलेशंस को मैं एम्प्टी रिलेशंस बोलूँगा। ओके, आई होप सो एम्प्टी रिलेशन आपको समझ में आ गया होगा। मैं यूनिवर्सल रिलेशन पे चलता हूँ। अब मैं आप लोगों को जो है यूनिवर्सल सेट क्या होता है वो समझा दूंगा। आपको शुरू के दो जो है उस पर कोई दिक्कत नहीं होगी कि एम्प्टी सेट और एम्प्टी रिलेशन या यूनिवर्सल रिलेशन किसको बोलते हैं, है ना। तो जो हिंदी मीडियम वाले हैं जिनको रिक्त संबंध मैं बता दूं, रिक्त संबंध ऐसे संबंध होते हैं जिसमें हमको कोई भी अंदर में भाग या उप समुच्चय का समूह नहीं मिलता। इस टाइप के जब भी हम संबंध लिखते हैं तो उन संबंध को जिसमें मेरे को कोई भी उप समुच्चय नहीं मिल पाता, उप समूह नहीं मिल पाता, ऐसे रिलेशंस को या ऐसे संबंधों को हम रिक्त संबंध बोलते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट टॉपिक देखिए, नेक्स्ट पॉइंट जो है यूनिवर्सल रिलेशन का, ये क्या होता है? यूनिवर्सल सेट्स या सार्वत्रिक समूह जो है, सार्वत्रिक समुच्चय जो है आपने पहले पढ़ रखा होगा, जिसमें पूरा का पूरा जो सेट हम लोग लिए रहते हैं, सेट का जो भी बाय प्रोडक्ट होता है वो पूरा का पूरा समुच्चय कॉपी हो जाता है एज इट इज़। तो बस वही है, यूनिवर्सल रिलेशन भी वही है, जिसमें मैं सेट के सारे एलिमेंट्स जिस रिलेशन में आ जाएंगे उस टाइप के रिलेशन को मैं यूनिवर्सल रिलेशन बोलूँगा। ठीक है, अगर मैं इसको लैंग्वेज में लिख लूँ तो सॉरी, तो ये कुछ ऐसा होगा, ए बी बिलोंग्स टू आर, मतलब ये रिलेशन में तो होना ही चाहिए, कॉमा ए बी बिलोंग्स टू ए। ठीक, मतलब ए में ये ए बी हो या एक्स वाई हो, आप लोगों ने एक्स वाई पढ़ा होगा अपने स्कूल में, है ना। ये एक्स वाई एक्चुअली में इसके एलिमेंट्स को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, सिंगल पर्टिकुलर जो एलिमेंट्स हैं 1 1 1 2, ये पर्टिकुलरली वो जो है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ए बी बिलोंग्स टू आर एंड ए बी बिलोंग्स टू ए, ये जो है इसको रिप्रेजेंट करेगा। तो ऐसा जब केस आएगा तभी ये यूनिवर्सल रिलेशन होगा। कैसे होगा, एक एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ। अब मैं एक रिलेशन बना रहा हूँ, एक एग्जांपल ले रहा हूँ, उससे आपको समझ में आ जाएगा कि यूनिवर्सल क्या होगा। हम अभी भी एक क्रॉस ए को ही फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं एक रिलेशन बना रहा हूँ, उससे आप समझिएगा कैसे हो रहा है ये। एक रिलेशन ज्यूम कर लेते हैं हम लोग, सच दैट सार्वत्रिक संबंधों की बात करें तो मतलब जो भी हमारे पास समुच्चय दिया है पूरा का पूरा कॉपी होके जैसा का सार्वत्रिक संबंध है, सार्वत्रिक संबंध का वो पूरा का पूरा समुच्चय ए क्रॉस ए जो है मेरे पास उस सार्वत्रिक समूह में आ जाए। उस सार्वत्रिक संबंध के सारे जो उस सेट के जो भी एलिमेंट हैं वो पूरे के पूरे केस में आ जाए, तो उस प्रकार के जब संबंध बनेंगे तो उसको हम सार्वत्रिक संबंध बोलेंगे, जिसमें पूरा का पूरा जो है ये समुच्चय ए का सारा जो भाग है, सारा जो समूह है, उप समूह, वो पूरा का पूरा इसमें आना चाहिए। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूं कि ए प्लस बी लेस देन 10 ले लेता हूं। ठीक, अब मेरे को क्या है, एक रिलेशन मैंने बना दिया जहां पे a प्लस बी जो है वो लेस देन 10 होना चाहिए। मतलब ऐसे दो एलिमेंट जिनका योग 10 के नीचे हो, ऐसे सारे के सारे एलिमेंट्स को मेरे को इस संबंध में ले लेना है। तो ऑब्वियस सी बात है ये सारे के सारे आ जाएंगे, क्योंकि मैक्सिमम तो 6 तक ही जा रहा है ना, 3 + 3 6 हो रहा है, तो मैक्सिमम अगर 6 + 6 तक ही जा रहा है तो मैं ये लिख सकता हूँ।
तो ऐसे बस मेरे पास जो एलिमेंट आएगा वो पूरा का पूरा आ जाएगा। नोट डाउन करके दिखा देता हूँ मैं आपको। 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 एंड 3 3। एज इट इज जो सेट था मेरे पास, जो ए था समुच्चय है ना, वो पूरा का पूरा कॉपी होके कहाँ आ गया है, यहाँ पे आ गया है। तो ये जो है एक यूनिवर्सल सेट है, एक सार्वत्रिक संबंध है। क्यों? क्योंकि पूरा का पूरा वो सेट जो है, वो समुच्चय जो है इसमें आ चुका है। ठीक है, आई होप ये दोनों जो सेट है, ये दोनों जो रिलेशन है, जो संबंध है, वो आपको समझ में आएंगे। एम्प्टी रिलेशन क्या होता है? एम्प्टी रिलेशन मतलब जिसमें कुछ भी नहीं रिटर्न आ रहा, कुछ भी नहीं मिल रहा है ना। कंडीशंस दोनों आपके सामने रख दिए, यही कंडीशंस को हमको एक्सरसाइज में भी यूज करना है। ठीक है, और यूनिवर्सल रिलेशन ऐसा रिलेशन जिसमें पूरा का पूरा वो जो सेट है वो आ जाए कॉपी होके उस रिलेशन में, किसी टर्म में। तो इस प्रकार के जब रिलेशन आएंगे, संबंध आएंगे, उसको हम यूनिवर्सल रिलेशन या सार्वत्रिक संबंध बोलते हैं। अब आगे जो आने वाला है 3 से लेकर 6 तक, उसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, अब जो अगला रिलेशन है उसको हम आइडेंटिटी रिलेशन बोलते हैं। ठीक है, आइडेंटिटी रिलेशन क्या होते हैं, इसको थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा, थोड़ा सा समझना पड़ेगा आपको। आइडेंटिटी रिलेशन, आइडेंटिटी से मतलब समझिए आइडेंटिकल है ना। आइडेंटिकल को अगर मैं हिंदी में बोलूँ तो बिल्कुल उसका डुप्लीकेट, हुबहू हुबहू सारी की सारी चीज़ें अगर आ जा रही, जैसे एक एग्जांपल ले लीजिए कि अगर राम नाम का कोई लड़का है तो राम नाम का एक और लड़का भी एग्जिस्ट करे, उसके जैसा ही दूसरा क्लोन हो या फिर उसका जुड़वा हो, तो वो जो होंगे जुड़वा जिसमें बनते हैं, जिसमें पेयर आप समझ जाएंगे, इसको डबलेट्स भी बोलते हैं, तो वो जो है एग्जिस्ट करेंगे, उस टाइप में आइडेंटिटी रिलेशंस होगा। ये क्या होता है इसको समझ लीजिएगा। इसका मैं एक बार वो लिख लेता हूँ, टर्म्स लिख लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। तो ये आपके सामने जो है टर्म दिया हुआ है कि इस टर्म में अगर कोई भी वैल्यू होगी तो वो आइडेंटिटी रिलेशन होगी। ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर एंड ए कॉमा ए आल्सो ए कॉमा ए बिलोंग्स टू ए, है ना। तो इस टाइप में जो है आइडेंटिटी रिलेशन एग्जिस्ट करेगी। भी ये क्या चीज़ है इसको समझिए। ठीक, मैं एक रिलेशन बना लेता हूँ, पहले एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझा रहा हूँ, वो एग्जाम्पल को समझिएगा, है ना। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, मैं एक रिलेशन लिख रहा हूँ, आर इक्वल्स टू a comma b such that a minus b इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये था। आप अगर सेट ए मैंने पीछे बनाया भी हुआ था, सेट ए को अगर रिफ़र कर रहे हैं, मैं फिर भी यहाँ पे एक बार लिख लेता हूँ, सेट ए 1 2 3, है ना। अब इसी की एक इमेज होगी ए क्रॉस ए चेक कर रहे हैं क्योंकि हम लोग 1 2 3। ठीक, अब मैं यहाँ पे लिख भी लेता हूँ आपके लिए, ए क्रॉस ए क्या होगा, 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3। ठीक, ये हमारे पास सेट है ए क्रॉस ए का। अब मेरे को ये टर्म में चेक करना है, क्या बोल रहा है कि ए माइनस बी इक्वल्स टू 0 हो। अब मैं इसमें चेक करूंगा कि ए माइनस बी इक्वल्स टू 0 कहाँ आ रहा है। 1 माइनस 1 0 होता है, 1 2 नहीं होता, 1 3 नहीं होता, 2 1 2 2 2 2 होता है, 2 माइनस 2 अगर कर दूं मैं तो 0 होगा वो, और 2 3 नहीं, 3 1 नहीं, 3 2 नहीं, 3 3 0 होता है। तो मेरे पास 3 एलिमेंट्स ही ऐसे आए, ये वाला और लास्टली ये वाला। ठीक है, उसको एक बार नोट डाउन कर लेता हूं। वन कॉमा 1 2 कॉमा 2 3 कॉमा 3। अब आप देख रहे हैं मैंने कहा था आइडेंटिकल होना चाहिए, जुड़वा होना चाहिए। 1 का जुड़वा 1 है, 2 का जुड़वा 2 है, 3 का जुड़वा 3 है, और ये दोनों क्या है, ये डबलेट फॉर्म में है। ठीक है, डबलेट जुड़वा बोल लो, जिसमें पेयर बन रहा है, युग्म जिसको युग्म बोलते हैं हिंदी में, डबलेट या युग्म, है ना। तो इस फॉर्म में है, और क्या है, बिल्कुल उसकी कॉपी है, 1 की कॉपी 1, 2 की कॉपी 2, 3 की कॉपी 3। तो इस टाइप के जब भी आपको पेयर मिलेंगे तो वो क्या होंगे, आइडेंटिटी रिलेशन होंगे। अच्छा, एक सवाल आता है, अब एग्जाम्पल ले लेते हैं एक और, है ना। क्या ये एक आइडेंटिटी रिलेशन है?
थोड़ा सोचिए, जिन भी बच्चों को थोड़ा सा सोच रहे हैं वो कमेंट सेक्शन में बिल्कुल आंसर कर दीजिएगा, थोड़ा सा सोच के कि क्या ये आइडेंटिटी रिलेशन है या नहीं है, क्योंकि अभी तक आपने डेफिनेशन देख ही ली कि क्या होगा, युग्म होना चाहिए, है ना, और उसकी कॉपी होनी चाहिए बिल्कुल हूबहू, और सिंगल एलिमेंट अगर दिया है 1,1 तो बिल्कुल हाँ ये भी एक आइडेंटिटी रिलेशन है। क्यों है भाई? क्योंकि हमारे पास उसका डबलेट भी है, ये भी फुलफिल कर दिया, और क्या है, ए से आ रहा है, ठीक है, ए से ही आ रहा है, और ए मतलब इसकी कॉपी ही है ना, 1 की कॉपी ही 1 है, तो ये आइडेंटिटी रिलेशन होगा। लेकिन क्या एम्प्टी सेट आइडेंटिटी रिलेशन होगा? नहीं, एम्प्टी सेट आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा। पूछ देता है कभी कभी कि एम्प्टी सेट जो है, एम्प्टी रिलेशन जो है वो क्या आइडेंटिटी रिलेशन हो सकता है क्या करके, नहीं बिल्कुल नहीं होगा, है ना, एम्प्टी में तो कुछ है ही नहीं, तो कहाँ से हम ये टर्म्स को चेक करेंगे। ये टर्म्स को आप ध्यान दीजिए और आप समझ गए होंगे आइडेंटिटी रिलेशन किसको बोलते हैं। सिंगल अगर 1,1 दिया है तो भी होगा, है ना, 2,2 यह है। अब मान लो कि अगर ऐसा कुछ होता, एक और एग्जांपल ले रहा हूं मैं यहाँ पे, ऐसा कुछ आ जाता, तब क्या हम इसको आइडेंटिटी रिलेशन बोल सकते? बिल्कुल नहीं, क्योंकि देखिए इसमें क्या हो रहा है ना, आइडेंटिटी रिलेशन में क्या हो रहा है, मैंने पहले भी बताया कि इस प्रकार से होना चाहिए, है ना, तो यहाँ पे तो एक जो चीज़ है वो अलग आ गई है, ये 2 और 3 जो है वो अलग आ गई है, तो ये आइडेंटिटी रिलेशन कैसे होगा? नहीं होगा ना, इसलिए इसको हम लोग नहीं लेंगे आइडेंटिटी रिलेशन में, ठीक है, ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। अब जल्दी से चलते हैं नेक्स्ट रिलेशन की ओर, जिसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन बिल्कुल आइडेंटिटी रिलेशन जैसा ही है, बट क्या अलग है वो मैं आपको बताता हूँ। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होगा, मैं उसका एक टर्म लिख लेता हूँ पहले। तो ये जो है मैंने उसका टर्म लिख लिया है। ये टर्म क्या बोल रहा है, ए कॉमा ए बिल्कुल आइडेंटिटी वाली बात हो गई, रिलेशन में एग्जिस्ट करना चाहिए। अब यहाँ पे मैंने जो साइन लगाया है इसको बोलते हैं फॉर ऑल, है ना, सभी के लिए, ये जो है सभी के लिए है, सभी के लिए जो है फिर से वही कंडीशन आनी चाहिए, ए कॉमा ए बिलोंग्स टू ए, उसमें निहित होना चाहिए, सभी के लिए उसमें निहित होना चाहिए अगर हिंदी में बोलूँ तो। अब ये क्या चीज़ है भाई, आइडेंटिटी रिलेशन तो होना ही चाहिए, लेकिन क्या होना चाहिए, जैसे इस केस में जो 2, 3 था वो अलग आ जा रहा था, है ना, लेकिन यहाँ पे क्या है, अगर मैं सेट ए ले रहा हूँ तो सेट ए के 1 से लेके 3 तक के हर एलिमेंट के लिए ये कंडीशन होनी चाहिए, 1 से लेके 3 तक के हर एलिमेंट के लिए ये कंडीशन होनी चाहिए। अगेन मैं इसी एग्जाम्पल को ले लेता हूँ जिसमें 0 आ रही थी वैल्यू, है ना, उसी के थ्रू जो है मैं अगर लिखूँ तो क्या होगा, सेट R 1, 2, 2, 3, 3, इस सेट ए के तीनों एलिमेंट आ गए, है ना, तो ये आइडेंटिटी रिलेशन है। साथ में रिफ्लेक्सिव में अलग क्या बोला, सभी के लिए होना चाहिए। ये सभी के लिए क्या चीज़ है भाई, मैं उसको भी क्लियर कर देता हूँ। सपोज मेरे पास एक सेट आ गया ये, और मेरे पास ये आ गया, ठीक है, तो क्या मैं इसको रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोलूँगा? नहीं, ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि मेरे को कंडीशन पहले ही दे दिया है फॉर ऑल, है ना, फॉर ऑल का मतलब है ईच एलिमेंट, ए पे जितने भी एलिमेंट हो सब के लिए ये कंडीशन होनी चाहिए कि ए के हर एलिमेंट की एग्जैक्ट कॉपी उसमें होनी चाहिए। जैसे ये फर्स्ट वाले में थी, 1 से लेके 3 तक के लिए जो है एग्जैक्ट कॉपी जो है एग्जिस्ट कर रही थी, इसलिए हमने उसको रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोला। लेकिन यहाँ पे जो तीसरे के लिए, ये तीसरा तो अलग हो गया ना, और फॉर ऑल वाला जो क्राइटेरिया है, सभी के लिए जो क्राइटेरिया है वो फुलफिल नहीं कर रहा फॉर ऑल वाला, इसलिए एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखना है। अब एक और एग्जांपल लेते हैं जो हमने लिया हुआ था आइडेंटिटी में, अगेन सिंगल वाला। अच्छा, वो तो आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर रहा था, लेकिन क्या ये होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि फिर वही बात, फॉर ऑल मतलब हर एक एलिमेंट के लिए होना चाहिए। यहाँ तो सिंगल एलिमेंट बस दिया है हमको, बाकी 2 और 3 भी तो होना चाहिए इसमें, लेकिन वो नहीं है, इसलिए ये भी क्या है, एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। अब बचता है ट्रांजिटिव और एक सिमेट्री, ठीक है, मैं जल्दी से उस पर चलता हूँ। अभी देखिए, अब हमारे पास जो इसके पहले ट्रांजिटिव में मैं जाऊँ उसके पहले आप सिमेट्री रिलेशन या सममित संबंध जो है वो समझ लीजिए कि सिमेट्री रिलेशन या सममित संबंध क्या होते हैं।
तो सिमेट्री रिलेशन, सिमेट्री हम लोगों ने पहले भी पढ़ रखा है ना, कि सिमेट्री का मतलब होता है किसी भी चीज़ को अगर बीच से काट दें या वर्टिकली हो या हाफ हो तो वो इक्वल उसका ही इमेज देता है, इक्वल वैसा ही दिखता है ना। तो सिमेट्री को ये समझिए कि मिरर इमेज, मिरर इमेज है ना। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे ए बी लिखा और इसके सामने मैंने मिरर रख दिया, ठीक है, तो ए बी का मिरर इमेज क्या होगा, बी ए होगा, बी पहले आ जाएगा, है ना। बस यही चीज़ है सिमेट्री रिलेशन। मतलब हमारे पास कोई ऐसा टर्म होगा जिसमें ए बी होगा, तो हमको ऐसे टर्म्स को चेक करना है जहाँ पे वो बी ए हमको दे दे, ठीक है। तो उस टाइप के रिलेशंस को हम लोग सिमेट्री रिलेशंस बोलेंगे। सिमेट्री रिलेशन आप लोगों को शायद मैं आप एक टर्म लिख लेता हूँ, उस टर्म के थ्रू जो है मैं आपको समझाने का कोशिश करता हूँ कि क्या होता है सिमेट्री रिलेशन। तो यहाँ पे मैंने वो टर्म लिख लिया है कि ए कॉमा बी तो बिल्कुल रिलेशन में होगा ही होगा, और ए कॉमा बी जो है सेट ए का पार्ट होना चाहिए, साथ ही साथ में जो बी कॉमा ए आए वो भी सेट ए का पार्ट होना चाहिए। सिमेट्री आप समझ गए होंगे कि मिरर इमेज बननी चाहिए, ऐसा सेट जिसमें मिरर इमेज मेरे को आना चाहिए, है ना। अब वो कौन कौन सा होगा वो चीज़ को देखते हैं कि मिरर इमेज किसकी बनेगी, ठीक है। सेट ए को फिर से आप कंसिडर कर सकते हैं, सेट ए जो मैंने लिया था मैं आपको स्क्रीन पे दिखा भी दूंगा वो सेट, है ना। उस सेट को अगर मैं लूँ तो यहाँ से अगर मैं उसका रिलेशन लिखना चाहूँ सिमेट्री के हिसाब से, तो मान लीजिए 1,1 है, ठीक, इसकी सिमेट्री 1,1 ही होगी, है ना। मिरर के सामने अगर मैं 1,1 रख देता हूँ तो ये 1,1 ही देगा, है ना। तो इसको मेरे को डबल लिखने का ज़रूरत नहीं है, ये बस समझाने के लिए कि हाँ मैं 1,1 उस सेट ए से आ जाएगा। अब मान लीजिए इसके बाद 1,2 था। अब 1,2 की सिमेट्री आप सोचिए क्या होगी बच्चों। 1,2 की सिमेट्री जो है, फिर से मिरर अगर मैं रख देता हूँ 1,2, तो इसकी सिमेट्री क्या होगी, 2,1 ही होगी, राइट। तो मैं उसको लिखूँगा, वो इस सेट का पार्ट होगा, ठीक है। 1,3 अगर है तो 1,3 की सिमेट्री क्या होगी, 3,1 होगी। आप समझ पा रहे होंगे, है ना, मिरर इमेज हो रही है, बस ऑपोजिट, मतलब नंबर जो है बी ए हो जा रहा है और बी हो जा रहा है, वो यही लिखा हुआ है इस टर्म में, है ना, कि ऐसा होना चाहिए। तो इस टाइप के जितने भी आएंगे, है ना, वो सारे के सारे जो है सिमेट्री होंगे। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं, चलो ये तो हो गया सिमेट्री। मान लो 1,1 था, 1,2 था, अब इसके बाद कहीं पे आ गया, चलिए ये 1,2 था तो 2,1 भी ले लिया मैंने इसमें, इसके बाद कहीं पे आ गया 3,4, और इससे रिलेटेड कहीं पे मेरे को मिल नहीं रहा है सिमेट्री, 3,4 की 4,3 मिल नहीं रही है, तो फिर ये यहीं पे आपको बंद करना पड़ेगा, इसको यहीं पे आपको क्रॉस करना पड़ेगा कि ये जो है सिमेट्रिकल नहीं होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसमें क्या आ गया, नई चीज़ें आ गई है ना, और सेट ए से बिलोंग करना चाहिए था, ये सेट ए में है लेकिन वो सिमेट्री जो है उस सेट ए में नहीं है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, फिर ये सिमेट्रिक नहीं रह जाएगा, ठीक है। आप समझ गए होंगे। अच्छा, एक मेरा आप लोगों से सवाल है, मेरे को आई होप सिमेट्री रिलेशन आप समझ पा रहे होंगे, है ना। मेरा एक सवाल है कि एक एम्प्टी सेट या फाई ये सिमेट्री में आएगी कि नहीं आएगी। थोड़ा सा सोचिए और सोच के देखिए कि क्या ये सिमेट्रिकल होगी, और अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बताइएगा टाइम स्टैम्प के साथ में। चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि एम्प्टी सेट जो है, एम्प्टी रिलेशन जो है वो भी एक सिमेट्रिकल होगी, वो भी एक सिमेट्री होगी। क्यों होगी, क्योंकि मैंने क्या बोला, मिरर इमेज। अब अगर मान लीजिए ये फाई है, फाई की मिरर इमेज बनाओ तो भी तो फाई ही देगा ना, फाई की मिरर इमेज भी फाई ही होगी, मिरर के सामने अगर मैं रख दूँ उसको तो इसलिए ये भी जो है सिमेट्री होगी, ठीक। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट ट्रांजिटिव रिलेशन जिसको बोलते हैं उस पर आते हैं हम, ठीक है। अब आप लोगों के पास जो लास्ट रिलेशन बचता है, जो लास्ट संबंध बचता है, वो ट्रांजिटिव रिलेशन या संकात्मक संबंध जिसको बोलते हैं वो बचता है। ये क्या होता है उसको थोड़ा सा आप देख लीजिए, उसके बाद आपको क्लियर हो जाएगा, है ना। मैं पहले उसकी एक टर्म है वो टर्म लिख लेता हूँ, उसके बाद आपको समझाता हूँ क्या चीज़ होती है ये। तो मैं यहाँ पे टर्म लिख लिया, ए की जगह पे मैंने ये लिखा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे ए भी लिखा रहता है आपकी बुक में, आपको ए ही मिलेगा। इफ़ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर देन ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। ए भी होता है ये, है ना, ए से ही समझिए इसको अगर आप समझ पा रहे हैं बेहतर तो। अब ये क्या बोल रहा है कि अगर किसी रिलेशन या किसी सेट में ए कॉमा बी है और साथ ही साथ में बी कॉमा सी है, तो उसमें ए कॉमा सी होना चाहिए, और इस टाइप का जब केस आएगा तब हम उसको बोलेंगे ट्रांजिटिव रिलेशन या सम्मित संबंध। अब ये क्या चीज़ है इसको थोड़ा सा समझते हैं, ठीक है।
मैं यहाँ पे एक रिलेशन बना रहा हूँ, सेट लिख रहा हूँ डायरेक्टली, है ना। उस सेट को समझिएगा, उस सेट से आपको समझ में आ जाएगा। पहले मैंने लिख दिया है 1,2, ठीक है। अब सपोज करिए, सपोज करना क्या है, इसमें आप जानते हैं कि एक x होता है, एक y होता है, एक a होता है, एक b होता है। ये a हो गया, ये b हो गया, ठीक है। आपके पास एक a है, आपके पास b है। अब ये रूल जो कहता है वो ये कहता है कि अगर a b है तो, और साथ ही साथ में b c है, तो अब b का फिर कोई एक इमेज इसमें मेरे को मिल गया है कहीं पे इस सेट में, सेट a से, कि 2 और 4 है, ठीक है। ए बी है और 2 और 4 है, यानी ये क्या हो गया, बी तो हमको, ये 2 जो है ये तो बी है, तो जाहिर सी बात है कि ये 4 होगा वो जो सी होगा। इस रिलेशन से या इस टर्म से यही है कि जो 4 है वो सी है। और आगे चल के मेरे को कहीं पे सेट में ये वाला फॉर्मूला मिल जाता है, ये वाला टर्म मिल जाता है 1,4। तो ये इस रिलेशन को जस्टिफाई कर देगा, ये इस टर्म को जस्टिफाई कर देगा, क्या कि ये ए है और ये सी है, ठीक। यही तो हमको पूछ रहा था कि ए कॉमा बी, है ना, ये बिलोंग करता है सेट ए से और बी कॉमा सी बिलोंग करता है, तो फिर ए कॉमा सी अगर बिलोंग कर रहा है तो ही ये जो रिलेशन है उसको हम ट्रांजिटिव रिलेशन या संकात्मक संबंध जो है बोलेंगे। कैसे कि अगर ए कॉमा बी एग्जिस्ट कर रहा है, बी कॉमा सी एग्जिस्ट कर रहा है, तो ए कॉमा सी भी एग्जिस्ट करना चाहिए, तब ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझा देता हूँ। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, उसमें आपको बेहतर समझ में आ जाएगा कि कैसे लिखना है, कैसे क्या है ना। आप सेट ए को ले सकते हैं रेफरेंस के लिए, सेट ए आप बना के चेक कर सकते हैं कि इस टाइप का कहीं पे आ रहा है कि नहीं। अब मान लीजिए एक और रिलेशन मेरे पास दिया हुआ है, 1,1 दिया हुआ है ना, और आगे चल के कहीं पे 1,2 दिया है, 1,3 दिया है, ठीक है। एलिमेंट्स ऑफ डिफरेंस हो सकते हैं, 1,2 दिया है, 1,3 दिया है, इसी टाइप से दिया हुआ है मेरे पास बहुत सारा, 2,1, 2,2, 2,3, 3,1, 3,2, 3,3। अब अगर मैं इसमें देखना चाहूँ, कोई भी एक एलिमेंट पकड़ना चाहूँ, तो 1,2 को ही अगर मैं पकड़ लेता हूँ तो 1 जो है मेरे लिए ए हो जाएगा, 2 जो है मेरे लिए बी हो जाएगा। फिर मैं चेक करूँगा कि बी वाला कहीं पे है क्या, बिल्कुल है, यहाँ पे है, लेकिन ये 2 सेम हो जाएगा तो इसको हम नहीं ले सकते। लेकिन यहाँ पे देखिए बी कॉमा सी हो रहा है 2, 3, ठीक है। तो ये भी क्या हो गया, एक ट्रांजिटिव रिलेशन है। क्यों, क्योंकि ये इसको जस्टिफाई कर रहा है, 1,2 है ना, 2,3 है। तो अब मेरे को क्या चेक करना पड़ेगा, 1,3 वाला है क्या, बिल्कुल है, यहाँ पे ये और ये, तो ये तीनों मिलके क्या जस्टिफाई कर दे रहे हैं कि ये जो एलिमेंट है, ये जो दिया हुआ सेट है वो रिलेशनल ट्रांजिटिव रिलेशन है, यानी संकात्मक है ना। अब एक चीज़ सोचिए कि क्या अगर मैं आर लिख दिया हूँ और यहाँ पे सिर्फ 1,1 ले लिया हूँ, तो क्या ये ट्रांजिटिव होगा? थोड़ा सा सोच के जवाब दीजिए, क्या ये ट्रांजिटिव होगा? बिल्कुल, ये भी होगा। कई बच्चे सोच रहे होंगे कि ये ट्रांजिटिव नहीं होगा, क्योंकि इसमें ए बी बी सी वाला है नहीं। अच्छा, एक चीज़ बिल्कुल ध्यान में रखनी है आपको ट्रांजिटिव रिलेशन में, कि मैंने हमेशा बार बार कहा है कि ए कॉमा बी एग्जिस्ट करे, साथ साथ में ही बी कॉमा सी भी एग्जिस्ट करे, तभी हम चेक करेंगे ए कॉमा सी के लिए, और फिर हम डिक्लेयर करेंगे। अगर खाली ये दिया हुआ है तो भी ये ट्रांजिटिव एलिमेंट है, क्योंकि यहाँ पे तो ए बी वाला सवाल ही नहीं है ना, यहाँ पे ए बी वाला सवाल ही नहीं है, तो इसलिए हमको बी सी और ए सी के लिए चेक करने का ज़रूरत नहीं है। तो ये ट्रांजिटिव एलिमेंट में ऑलरेडी आ जाएगा अपने आप ही, भले ही ये सिंगल एलिमेंट है लेकिन आ जाएगा। कब चेक करेंगे हम? जब ए बी हमको मिल जाता है रिलेशन में, जैसे यहाँ पे हमको ए बी मिल गया था, है ना, और साथ ही साथ में बी सी मिल गया था। अब इसी से मिलता जुलता जो है ये हो गया। मान लो ये 2, 3 नहीं होता और ये 2, 2 होता, तो हम इसको नेग्लेक्ट कर देते, सीधे वहीं पे खारिज कर देते इसको, ठीक है। तो और तब ए बी और बी सी अगर मिल गया है तो लास्टली मैं क्या चेक करता था कि मैं ए सी वाला रिलेशन कहीं पे एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं, तब चेक करूंगा जब मेरे पास ए बी होगा और साथ ही साथ में बी सी होगा। ट्रांजिटिव रिलेशन की यही परिभाषा है, यही टर्म है। आई होप आप लोगों को ये रिलेशन समझ में आए होंगे। एक बार और रिपीट कीजिएगा, आप रिवीजन करेंगे तो आपको बेहतर समझ में आएगा। आप फिर से रिकॉल करेंगे, फिर से देखेंगे इनको, तो आपको बेहतर समझ में आएगा। और इसके बाद हम नेक्स्ट जब वीडियो देखेंगे तो उसमें हम लोग एक्सरसाइजेस शुरू कर देंगे। वहाँ पे भी मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा कि एक्सरसाइजेस जब हम बनाना स्टार्ट करेंगे तो मैं एक एक रिलेशन को आपको बताऊंगा कि कैसे वो आया, कैसे क्या हुआ, ठीक है।
आई होप आप लोगों को आज की वीडियो हेल्पफुल रही होगी। हेल्पफुल रही है तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि हर बच्चे को इसका जो है बेनिफिट्स मिल सके। एनसीईआरटी का थोड़ी भी हेल्पफुल लग रही है तो बिल्कुल मेरे को सपोर्ट कीजिए। आप लोगों की प्यार की ज़रूरत है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।